अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15 अप्रैल 2023 को सूडान के दारुल हुकूमत जिसका नाम खार्तूम है, वहां पर एक जंग स्टार्ट होती है और ये जंग दो मुस्लिम ग्रुप्स के दरमियान लड़ी जाती है। एक ग्रुप जिसका नाम सूडानीज आर्म फोर्सेस है, जिसको जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान लीड कर रहा हो। दूसरा ग्रुप जिसका नाम रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है, इसको जनरल मोहम्मद हमदान डगालू लीड कर रहा होता है। सूडान की सिविल वार के नतीजे में, जिसको तकरीबन 2 साल और 7 महीने गुजर चुके हैं, इसके नतीजे में तकरीबन 1,50,000 के करीब मुस्लिम लोग शहीद किए जा चुके हैं और इसके अलावा तकरीबन 25 मिलियन लोग इनमें ऐसे हैं जिनको फूड के क्राइसिस का सामना है और इनके पास पीने के लिए ना तो पानी है, ना शेल्टर्स हैं और ना ही इनके पास कोई तिबी इमदाद है जिसको ये लोग यूटिलाइज कर सके। सोचने वाली बात यह है कि सूडान के अंदर ये वॉर तो 2023 के अंदर स्टार्ट हुई है, लेकिन इससे पहले सूडान के हालात कैसे थे? इसको उमर अल बशीर जो 1989 के अंदर टेक ओवर करता है और इस पर विराजमान रहता है और ये वहाँ का हुक्मरान भी कंसीडर किया जाता है। सारी अथॉरिटीज़ इसके पास होती हैं और ये तकरीबन वहाँ पर 32 साल हुक्मरानी करता है, लेकिन इससे पहले भी सूडानियों के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। सूडान को 1956 की दहाई के अंदर आज़ादी मिलती है तो सूडान की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि इस मुल्क को चला सके, लेकिन इससे बढ़कर एक मुसीबत ये होती है कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। जो इसका नॉर्थ हिस्सा होता है वहाँ पर आपको अरब और मुस्लिम ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इसका साउथ हिस्सा होता है वहाँ पर आपको ज़्यादा नॉन मुस्लिम देखने को मिलते हैं, जहाँ पर और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बस रहे होते हैं। जब आप किसी कंट्री के अंदर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं तो आपको वहाँ पर गवर्नमेंट बनाना और गिराना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आपको दोनों हिस्सों को लेकर चलना होता है। तो यही हालात सूडान के अंदर चल रहे थे और इसका जो पॉलिटिकल निज़ाम था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी था और काफ़ी ज़्यादा गहराई वाला भी था और इसमें एक दो मुख्तलिफ कल्चर आपको देखने को मिल रहे थे। सूडानियों ने जब आज़ादी हासिल की थी तो उस वक्त भी किसी जंग का सामना कर रहे थे। तो जी हाँ, सूडान के अंदर पहली सिविल वॉर 1955 की दहाई के अंदर स्टार्ट होती है, जो 1972 में जाकर एंड होती है और ये एक पीस एग्रीमेंट होता है और दोनों ग्रुप्स आराम शांति से एक जगह पर बैठ जाते हैं। और इसके बाद सूडानियों को एक और सिविल वॉर का सामना करना पड़ता है जो 1983 के अंदर स्टार्ट होती है और ये जो जंग होती है 2005 के अंदर जाकर ख़त्म होती है और इसमें भी एक इस्लामिक गवर्नमेंट आती है जो इसके अंदर अपने कानून को नाफिज करती है और यहाँ पर लोगों को कुछ सुकून का सांस देखने को मिलता है। अगर आप लोग सूडान की इकॉनमी की बात करें तो सूडान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, यहाँ पर आपको गुर्बत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इस कंट्री का सत्यानाश तब होता है जब यहाँ पर उमर अल बशीर आकर काबिज होता है और सूडान को 1989 के अंदर टेक ओवर कर लेता है और ये कहता है कि मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर आऊँगा और लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करूँगा। लेकिन यहाँ पर सिविल वॉर कभी भी एंड नहीं होती और लोगों के दरमियान जंगें चल रही होती हैं। अब ये जो उमर अल बशीर था, ये सूडान के अंदर जो हुक्मरान राज लेकर आया था, इसका कहना था कि मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर आऊँगा, लेकिन 2019 के अंदर लोग इससे बिल्कुल तंग आ चुके होते हैं और इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगती हैं और तहरीकें चलने लगती हैं। इतने में जो सूडान के अंदर दो ग्रुप हैं, एक तो उसका ग्रुप जो सूडानीज का ग्रुप होता है और इसके अलावा जो रैपिड ग्रुप होता है, ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग इसका तख्ता पलट देंगे और इसको गवर्नमेंट से गिरा देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और दोनों आपस में यकजा होकर कहते हैं कि हम लोग ये जो पावर है ये सूडानियों की सिविलियन को मुंतकिल कर देंगे, जो कि इनका हक है। और लेकिन जब इनको पता चलता है ये पावर इतनी बड़ी और यहाँ पर पैसा इतना ज़्यादा है तो दोनों के ईमान डगमगा जाते हैं और कोई भी अपनी पावर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अब ये दोनों ग्रुप डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी आर्मी को एक पॉइंट के ऊपर लेकर आना चाहिए। इसके लिए जो आपका सूडानी ग्रुप होता है वो काफ़ी हिम्मत करता है कि हमें इसको एक जगह इकट्ठा कर लेना चाहिए, लेकिन जो दूसरा ग्रुप होता है रैपिड ग्रुप, उसको ये अंदेशा होता है कि जैसे ही बुरहान यानी सूडानीज को पावर मिलेगी वो हमें इस इक़्तिदार से निकाल फेंकेंगे और हमें इस कंट्री से भी बाहर कर देंगे और हमें इस पावर से भी हमेशा के लिए रिमूव कर देंगे। इसलिए दोनों ग्रुप किसी भी पॉइंट के ऊपर नहीं आ पाते। अब जो सूडानीज का ग्रुप होता है वो देखा जाए तो सूडान के खार्तूम यानी वहाँ के कैपिटल के अंदर उसका निज़ाम ज़्यादा होता है, कंट्रोल ज़्यादा होता है। तो इतने में जो रैपिड ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है कि हमें सूडानीज के ऊपर हमला करना चाहिए, उस ग्रुप को वीक करना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। ये लोग बाहर से वेपन की सप्लाई जारी रखते हैं और जब इनको मौका मिलता है तो 15 अप्रैल 2023 को ये सूडानीज ग्रुप के ऊपर हमला कर देते हैं और वहां पर एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। सूडान इकोनॉमिकली तो ज्यादा मजबूत नहीं होता, लेकिन इसके अंदर मिनरल्स की तादाद काफी ज्यादा होती है और जो रैपिड ग्रुप होता है वो वहां से मिलियंस ऑफ डॉलर बना रहा होता है। और दूसरी तरफ बुरहान के पास ताकत भी इतनी ज्यादा होती है और पूरी कोशिश करता है कि मैं किसी तरह इस रैपिड ग्रुप को यहाँ से मार भगाऊं और सूडानियों की हुकूमत लेकर आ जाओ। अगर आप लोग सूडान के अंदर होने
ہونے والی جنگ کی ایک پوائنٹ پر بات کریں تو یہاں پر جنگ صرف پاور کی نہیں ہے، پولیٹیکل کیریئر کی نہیں ہے. یہاں پر جو جنگ چل رہی ہے وہ ان منرلز کی ہے، ان طاقت کی ہے، اس پیسے کی ہے جو سوڈان کی زمینوں کے اندر چھپا ہوا ہے. اور یہ دونوں گروپ اسی پیسے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے 2 سالوں سے لڑ رہے ہیں. سوڈانیز تو پچھلے کئی سالوں سے اس جنگ کا سامنا کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں رہنے کے لیے ایک سیف جگہ چاہیے جہاں پر ہم لوگ رہ کر اپنی فیملیوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکیں. اور ہمیں رہنے کے لیے بیسک فوڈ چاہیے، کھانا چاہیے اور ہیلتھ کیئر چاہیے. اور ہمیں تعلیم کا ایسا نظام چاہیے جہاں پر ہمارے بچے جا کر تعلیم حاصل کر سکیں. اور ہمیں ایک ایسی گورنمنٹ چاہیے جو اس کو ڈیموکریسی کی طرف لے کر جائے اور اس ملٹری راج کو مکمل طور پر ختم کر دے. میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم لوگ سوڈان کی کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو اس کی جو کرنٹ حالت ہے وہ غازہ سے بھی بدتر ہو چکی ہے. یہاں پر تقریباً 30 ملین کے قریب لوگ ایسے ہیں جو اس جنگ سے افیکٹ ہو چکے ہیں اور تقریباً 12 ملین کے قریب لوگ ایسے ہیں جو یا تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جا کر بس چکے ہیں جہاں پر جنگ کا نام و نشان نہیں ہے. اور کچھ لوگ تو اس کنٹری کو بھی خیر آباد کہہ چکے ہیں اور وہاں پر سکول، ایجوکیشن، ہاسپٹل مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. اور وہاں پر نہ تو لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ پانی ہے اور نہ ہی ان کے پاس بیسک یوٹیلٹیز ہیں. یعنی اگر ہم لوگ سمپل ورڈز میں بات کریں تو ان دو گروپ نے اپنے طاقت کی ہوس کی خاطر سوڈان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے. اور ہمارے مسلم کنٹریز کا اس کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں جاتا کیونکہ وہاں پر ہماری گورنمنٹ اور ہمارے مسلم کنٹریز کا کوئی بھی پولیٹیکل کیریئر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا.